हमारे पास आपको दिखाने के लिए कुछ बहुत खास है। यह एक अभूतपूर्व खोज है जो पिछले 2000 वर्षों से ज्वालामुखी चट्टानों और राख के नीचे दबी हुई थी, और आप इसे देखने वाले पहले व्यक्ति होंगे। जब पुरातत्वविदों ने पूर्वी इंग्लैंड के दलदली इलाकों में उस जगह को खोजा जिसे विशेषज्ञ ब्रिटेन का पोम्पेई कह रहे हैं, तो उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसका अस्तित्व नहीं होना चाहिए था। कांस्य युग की एक बस्ती एक ही विनाशकारी क्षण में जम गई है। इतनी अच्छी तरह से संरक्षित है कि लकड़ी के कटोरे में अभी भी उनके अंतिम भोजन के अवशेष हैं और प्राचीन गट्ठरों से धागे जुड़े हुए हैं। अनाड़ी नजर से देखने पर यह किसी कीचड़ स्नान घर जैसा लगता है। विशेषज्ञों के लिए दलदली भूमि की यह खदान 3000 साल पहले ब्रिटेन के जीवन की एक अनूठी झलक पेश करती है। रेत के नीचे दबी यह प्राचीन बस्ती, जो पूरी तरह से संरक्षित है, वैज्ञानिकों को यह समझाने के लिए संघर्ष करने पर मजबूर कर रही है कि 2850 साल पहले एक पूरा समुदाय आग की लपटों में कैसे गायब हो गया और अपने पीछे ऐसे रहस्य छोड़ गया जो कांस्य युग के ब्रिटेन के इतिहास को पूरी तरह से बदल रहे हैं। कैम्ब्रिजशायर के दलदली इलाकों के नीचे मिला यह खोया हुआ शहर एक ऐसी सभ्यता के बारे में जवाब समेटे हुए है जिसे हम अब तक मुश्किल से ही समझ पाए थे, मानो दिन थम सा गया हो। क्रिस वेकफील्ड खुदाई की खाई में खड़े होकर उन लकड़ियों को घूर रहे थे जो 2850 साल पहले सड़ जानी चाहिए थीं। आग से झलकर काली पड़ चुकी ये लकड़ियां और ऑक्सीजन की कमी वाले दलदली इलाकों में पूरी तरह से सुरक्षित थीं। कुल्हाड़ी का हर निशान ताजा लग रहा था। खांचे इतने तीखे थे कि रोशनी उन पर ऐसे पड़ रही थी मानो बढ़ई अभी अभी वहां से गया हो। पहली नजर में तो यह असंभव सा लग रहा था। कांस्य युग के स्थल कभी ऐसे नहीं दिखते। आमतौर पर कांस्य युग की अधिकांश खुदाई में मिट्टी में उन जगहों की छाया दिखाई देती है जहां कभी लकड़ी के खंभे खड़े थे। अगर परिस्थितियां अनुकूल होती तो शायद मिट्टी के बर्तनों के कुछ टुकड़े मिल जाते। किस्मत साथ देती तो जानवरों की हड्डियों का गड्ढा भी मिल जाता। लेकिन पूर्वी इंग्लैंड की दलदली भूमि से जो कुछ निकला, उसने उनके जाने पहचाने हर नियम को तोड़ दिया। 4 गोल आकार के मकान अभी भी सुरक्षित थे, जिनकी दीवारें अभी भी सही सलामत थीं। औजार ठीक उसी जगह लटके हुए थे जहां मालिकों ने उन्हें छोड़ा था। आधे खाए हुए दलिया के कटोरे में एक लकड़ी का चम्मच पड़ा था। ब्रिटेन में मिली प्राचीन बस्ती ने पुरातत्वविदों को वह चीज दिखाई जिसका वे सपना तो देखते हैं, लेकिन शायद ही कभी देख पाते हैं। हर वस्तु, हर सतह गति में स्थिर प्रतीत होती थी, मानो दैनिक जीवन का एक संपूर्ण चित्र समय में जम गया हो। कैम्ब्रिज पुरातत्व इकाई की 55 सदस्यीय टीम के सदस्य वेकफील्ड ने इस खोज को पुरातत्वीय निर्वाण कहा। $14 लाख की खुदाई में कैम्ब्रिजशायर के दलदली इलाकों में एक धीमी गति से बहने वाली नदी के ऊपर खंभों पर बनी एक बस्ती का पता चला। प्रत्येक गोल घर लगभग 538 वर्ग फुट का था, जिसकी दीवारें बुनी हुई शाखाओं से बनी थीं और उन पर मिट्टी का लेप किया गया था तथा छतें सरकंडों से छाई हुई थीं। यह इमारत नदी तल से लगभग 6.5 फुट ऊपर खड़ी थी और पूरी बस्ती के चारों ओर नुकीले लकड़ी के खंभों की एक सुरक्षात्मक बाड़ बनी हुई थी। डिजाइन की हर चीज आत्मविश्वास की झलक देती थी, ऐसे लोगों की झलक जो मानते थे कि उनकी दुनिया सुरक्षित है। लेकिन ऐसा नहीं था। लगभग 850 ईसा पूर्व ग्रीष्म ऋतु के अंत में भीषण गर्मी के दौरान बस्ती में आग लग गई। कुछ ही मिनटों में आग की लपटें घनी आबादी वाले घरों में फैल गईं। निवासी अपने साथ कुछ भी लेकर भाग गए,
बाड़ों में फंसे मेमने जिंदा जल गए। गर्मी इतनी तीव्र थी कि लकड़ी के खंभे मिनटों में जलकर राख हो गए। फिर जैसे ही संरचनाएं नीचे पानी में गिरीं, गीली मिट्टी ने आग को बुझा दिया और ऑक्सीजन रहित वातावरण में सब कुछ सील कर दिया, जिससे सड़न रुक गई। जिस आपदा ने बस्ती को नष्ट किया, उसी ने उसे संरक्षित भी किया। लगभग 3 सहस्राब्दियों तक पूरी तरह से संरक्षित प्राचीन बस्ती पीठ और तलछट की परतों के नीचे दबी रही। जब 20वीं शताब्दी में खुदाई के दौरान अंततः स्थल का एक हिस्सा सामने आया, तो पुरातत्वविदों ने कुछ ऐसा खोजा जिसने विशेषज्ञों को चौंका दिया और इतिहास की किताबों को फिर से लिख दिया। यह महज कांस्य युग की एक और खुदाई नहीं थी। यह ब्रिटेन का पोम्पेई का जवाब था। तबाही के क्षण में संरक्षित एक संपूर्ण समुदाय। पोम्पेई से तुलना करना कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। ईस्वी सन 79 में ज्वालामुखी की राख से जम जाने वाले उस रोमन शहर ने एक पूरे समुदाय के एक ही क्षण को कैद करते हुए प्राचीन जीवन के बारे में अद्वितीय जानकारी प्रकट की। मस्ट फार्म ने भी ठीक यही किया। ब्रिटिश पुरातत्वीय खोज से पता चला कि परिवार अपने घरों को कैसे व्यवस्थित करते थे, नाश्ते में क्या खाते थे, अपने औजार कहां रखते थे और आपदा आने से पहले अपने अंतिम क्षणों में क्या कर रहे थे। कांस्य युग के ब्रिटेन के लिए संरक्षण का स्तर अभूतपूर्व था। खुदाई के निष्कर्षों ने पुरातत्व समुदाय को झकझोर दिया। वास्तुकला की परिष्कारिता, संपत्ति की प्रचुरता और शिल्प कौशल की गुणवत्ता सराहनीय थी। हर चीज एक ऐसे समाज की ओर इशारा कर रही थी जो पारंपरिक मान्यताओं से कहीं अधिक उन्नत था। पीटरबरो के पास मिला यह खोया हुआ शहर विशेषज्ञों को ईसा पूर्व 9वीं शताब्दी के ब्रिटेन में जीवन के बारे में उनके अब तक के ज्ञान पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करने वाला था। वह नाश्ता जो कभी खत्म नहीं हुआ। एक गोलाकार घर के अंदर पुरातत्वविदों ने मिट्टी का एक कटोरा खोजा जिस पर अभी भी उसे बनाने वाले के उंगलियों के निशान मौजूद थे। कटोरे में गेहूं के दलिया के अवशेष थे जिसमें पशु वसा मिलाई गई थी। उसके बगल में एक लकड़ी का चम्मच पड़ा था। जब आग लगी तब कोई नाश्ता कर रहा था। उसने चम्मच नीचे रखा, इमारत से भाग गया और फिर कभी वापस नहीं लौटा। यह एक ऐसी घटना थी जिसने समय को थम सा दिया। आप उस व्यक्ति का एहसास कर सकते हैं जिसने इसे आखिरी बार छुआ था। अन्य मिट्टी के बर्तनों के अंदर बचे अवशेषों के रासायनिक विश्लेषण से एक चौंकाने वाली खोज सामने आई। शहद के अंश हिरण के मांस के साथ मिले हुए थे। ये परिवार सिर्फ अनाज उबालकर अच्छे परिणाम की उम्मीद नहीं कर रहे थे। वे अपने भोजन में मसाले डाल रहे थे, स्वादों को मिलाकर एक ऐसा व्यंजन बना रहे थे जिसे शोधकर्ताओं ने शहद से लिपटे हिरण के मांस का प्रागैतिहासिक संस्करण बताया है। कांस्य युग के ब्रिटेन से किसी ने भी इस व्यंजन की उम्मीद नहीं की थी, जो आधुनिक व्यंजनों द्वारा उसी संयोजन को फिर से खोजे जाने से लगभग 2800 साल पहले बनाया गया था। पूरी बस्ती में दैनिक जीवन के प्रमाण हर जगह मौजूद थे। पुरातत्वविदों ने 128 मिट्टी के बर्तन, जार, कटोरे, कप और खाना पकाने के बर्तन खोजे। इनमें से कई अभी भी एक दूसरे के ऊपर रखे हुए थे, मानो इस्तेमाल होने का इंतजार कर रहे हों। कारीगरी उत्कृष्ट थी। चिकनी दीवारें, सममित किनारे और सजावटी पैटर्न सैकड़ों मील दूर पाए जाने वाले पैटर्नों से मेल खाते थे। लकड़ी की कलाकृतियां भी सुरक्षित बची थीं, जो दलदली मिट्टी में पूरी तरह संरक्षित थीं। विलो और मेपल की लकड़ी से बने बक्से और कटोरे अब भी अपने मूल आकार में थे। 40 बॉबिन वहीं पड़े थे जहां बुनकरों ने उन्हें छोड़ा था। धागे अब भी उनमें लगे हुए थे। घरों में बिखरी 15 बाल्टियां अपनी अपनी कहानियां बयां कर रही थीं। एक वस्तु पलटी हुई थी और काटने के तख्ते के रूप में इस्तेमाल होने से उस पर निशान पड़ गए थे।
मानो समय में ठहर गई एक छोटी सी रचना हो। हर वस्तु दैनिक जीवन के अधूरेपन की एक छोटी सी कहानी बयां कर रही थी। साथ मिलकर उन्होंने खंडहरों का नहीं, बल्कि एक जीवंत परिवार का चित्र रचा जो गति के बीच में ही रुक गया था। वेकफील्ड ने कहा कि बाल्टी से लेकर खाने के बीच में छूटी हुई चम्मच तक हर छोटी छोटी चीज अतीत को भयावह रूप से जीवंत बना देती थी। हजारों वर्षों तक पानी के नीचे रहने के बावजूद अलसी के धागे से बुने हुए वस्त्रों की बनावट मुलायम और लगभग मखमली थी। सिलाई साफ सुथरी और एक समान थी। कपड़ों के किनारों को बड़ी सावधानी से सिला गया था। हालांकि अलग अलग कपड़ों की पहचान करना संभव नहीं था, लेकिन कपड़े की गुणवत्ता निर्विवाद थी। ये खुरदुरे पुराने जमाने के कपड़े नहीं थे। पूरी तरह से संरक्षित प्राचीन बस्ती में ऐसे वस्त्र मिले जिन्हें बनाने में काफी कौशल और समय लगता था। सभी वस्त्र व्यावहारिक उपयोग के लिए नहीं थे। स्थल को 39 कांच के मोतियों से सजाया गया था, जिनमें से कुछ डेनमार्क और ईरान जैसे दूर देशों से आयात किए गए थे। एम्बर मोतियों ने सुनहरे रंग का स्पर्श जोड़ा। स्पर्श से चिकनी हो चुकी एक मानव खोपड़ी घरेलू सामानों के बीच रखी थी, संभवतः किसी प्रियजन की स्मृति चिन्ह के रूप में। इन वस्तुओं की उपस्थिति ने ब्रिटेन के कांस्य युग के गांव को एक ऐसा मानवीय रूप दिया जो अन्य स्थलों से प्राप्त अवशेषों से कभी संभव नहीं हो सका। घरों के नीचे जमा कचरे के ढेर अपनी कहानी बयां कर रहे थे। प्राचीन मलमूत्र से पता चलता है कि समुदाय में कुत्ते पाले जाते थे जो मेज से बचे हुए खाने पर पलते थे। मानव मल में आंतों के कीड़ों के प्रमाण मिले, जो कांस्य युग में एक आम बीमारी थी। भोजन से मिली जानवरों की हड्डियों से पता चलता है कि उनका आहार भेड़, हिरण और अन्य जंगली जानवरों के मांस से भरपूर था। ऐसा लगता था मानो लोग अभी अभी घर से बाहर निकले हों। लकड़ी की हर दरार, कटोरे में रखी हर चम्मच अतीत और वर्तमान के बीच की रेखा को धुंधला कर देती थी। पुरातत्वविदों के लिए यह अब केवल एक खुदाई नहीं थी, यह उस पल का एक भयावह अनुभव था जब सामान्य जीवन थम गया था। 9 महीने जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। कचरे की पतली परत ने एक ऐसी चीज का खुलासा किया जिसने टीम को चौंका दिया। यह बस्ती 1 साल से भी कम समय से अस्तित्व में थी। कम कचरा, हरी लकड़ी और कीड़ों की अनुपस्थिति इस बात का प्रमाण थी। यह पूरा शहर 12 महीने से भी कम समय में अस्तित्व में आया और नष्ट हो गया। इस समय रेखा ने शोध दल को स्तब्ध कर दिया। एक समुदाय 1 वर्ष से भी कम समय में इतनी उन्नत, इतनी पूर्ण संरचना का निर्माण कैसे कर सकता है? इस उत्तर ने पुरातत्वविदों को कांस्य युग के समाज के बारे में अपनी मूलभूत मान्यताओं पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया। संरक्षित चारों गोल घरों में लगभग एक जैसे औजारों के सेट थे। अनाज काटने के लिए हंसिया, लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी, नक्काशी के लिए औजार, बाल या कपड़ा काटने के लिए पर्याप्त तेज धार वाले हाथ से चलाने वाले रेजर। ये कोई पुश्तैनी वस्तुएं या विलासिता की वस्तुएं नहीं थीं। ये आम परिवारों के लिए रोजमर्रा के उपकरण थे। कांस्य, जिसे कभी दुर्लभ माना जाता था, अब सर्वत्र उपलब्ध था। इतनी अधिक मात्रा में सामग्री की त्वरित आपूर्ति के लिए व्यापार नेटवर्क मजबूत, तेज और कुशल होना आवश्यक था। इस शहर ने यह प्रदर्शित किया कि कांस्य युग के परिवार 1 वर्ष से भी कम समय में पूर्ण गृहस्थी बसा सकते थे। उन्होंने ऊंचे खंभों पर परिष्कृत घर बनाए। उन्होंने उच्च गुणवत्ता वाले औजार और खाना पकाने के बर्तन प्राप्त किए। उन्होंने पूरे यूरोप से विलासिता की वस्तुएं आयात कीं। उन्होंने उत्तम वस्त्र बुने और आरामदायक रहने की जगहें बनाईं।
पुरातत्वविदों ने महसूस किया कि वे किसी संघर्षरत सीमावर्ती गांव को नहीं, बल्कि एक समृद्ध, गतिशील समाज को देख रहे थे, जो अपनी इच्छा से नई बस्तियां बसाने में सक्षम था। पुरातत्व को बदलने वाली वह झलक जब अंतिम रिपोर्ट जारी हुई तो अनुभवी पुरातत्वविद भी दंग रह गए। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में ब्रिटिश उत्तर प्रागैतिहासिक काल के प्रोफेसर माइक पार्कर पियर्सन ने स्थल और शोध रिपोर्ट दोनों को असाधारण बताया। जिस आग ने निवासियों को तबाह कर दिया था, उसने आधुनिक विज्ञान को उसका सबसे बड़ा उपहार भी दिया है। जीवन की गति के बीच में ही जमी हुई एक सटीक झलक। अधिकांश कांस्य युग के स्थल समय को धुंधला कर देते हैं। सदियों का बसाव जटिल परतों में सिमटा हुआ है। हालांकि मस्ट फार्म ने कई परिवारों के एक ही क्षण को अभूतपूर्व स्पष्टता के साथ कैद किया है। वर्षों के विश्लेषण के बाद प्रकाशित 1608 पृष्ठों की शोध रिपोर्ट में ऐसे विस्तृत निष्कर्ष प्रस्तुत किए गए हैं जिन्होंने कांस्य युग के ब्रिटेन के बारे में पारंपरिक धारणाओं को उलट दिया है। लेखकों ने पाया कि कलाकृतियों के संचय के बारे में प्रचलित धारणाओं में संशोधन की आवश्यकता है। कांस्य के औजार और कांच के मन के विशेषज्ञों की कल्पना से कहीं अधिक आम थे। इनकी उपलब्धता शायद केवल कुलीन वर्गों तक ही सीमित नहीं थी। चारों गोल घरों में वस्तुओं का वितरण आश्चर्यजनक रूप से समान था, जो पहले की सोच से कहीं अधिक समतावादी समाज का संकेत देता है। ब्रिटेन के पोम्पेई में जो कुछ मिला, उससे न केवल लोगों के जीवन यापन का पता चला, बल्कि उनकी सोच का भी पता चला। यह कठोर पदानुक्रम या अभाव की दुनिया नहीं थी। यह कुशल परिवारों का एक ऐसा नेटवर्क था जो संसाधनों, तकनीकों और धन को साझा करते थे। पूरी तरह से संरक्षित प्राचीन बस्ती ने शोधकर्ताओं को आंतरिक स्थानों को असाधारण सटीकता के साथ पुनर्निर्मित करने की अनुमति दी। उन्होंने प्रत्येक बर्तन, करघे के वजन, औजार और यहां तक कि भेड़ के गोबर की स्थिति का सटीक मानचित्रण किया। रसोई के क्षेत्र पूर्वी भाग में स्थित थे, जहां सुबह की रोशनी छन कर आती थी। भंडारण और बुनाई के क्षेत्र परिसर के दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी भागों में थे। मेमनों को निर्धारित स्थानों में रखा गया था। सोने के कमरे उत्तर पश्चिमी हिस्सों में थे, जो खाना पकाने की आग और पशुओं से सबसे दूर थे। यह एक खोई हुई दुनिया का नक्शा था, इतना सटीक कि मानो किसी स्मृति का अनुभव कराता हो। नाइट ने कहा कि उनका डिजाइन आत्मविश्वास से भरा था और वास्तुकला ने इसे साबित कर दिया। गोल आकार के मकानों की गोलाकार वास्तुकला कई उद्देश्यों की पूर्ति करती थी। यह भार को सहायक खंभों पर समान रूप से वितरित करती थी। यह बारिश के पानी को कुशलतापूर्वक बहा देती थी। इससे निर्माण में लगने वाली सामग्री को कम करते हुए आंतरिक स्थान का अधिकतम उपयोग हुआ। इस खोज से पता चला कि कांस्य युग के वास्तुकारों ने पीढ़ियों से इस डिजाइन को परिष्कृत किया था, जिससे दलदली भूमि की परिस्थितियों के लिए पूरी तरह से उपयुक्त संरचनाएं तैयार हुईं। वर्गाकार प्रवेश द्वार की संरचना ने इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कई अलग-अलग चुनौतियां पेश कीं। सुरक्षा घेरा बनाए रखते हुए आवागमन को सुगम बनाने के उद्देश्य से निर्मित इस संरचना में सटीक जोड़ तोड़ और सावधानी पूर्वक योजना की आवश्यकता थी। चारों ओर लगी नुकीली बाड़ 6.5 फीट ऊंची थी, जो घुसपैठियों को रोकने और वन्य जीवों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए पर्याप्त थी। ये जल्दबाजी में बनाए गए साधारण आश्रय स्थल नहीं थे। ये घर सावधानी पूर्वक डिजाइन किए गए थे और टिकाऊपन के लिए बनाए गए थे। 1 साल से भी कम पुरानी बस्ती में इतनी आधुनिक सुविधाओं का होना कांस्य युग की क्षमताओं के बारे में हमारी समझ में क्रांतिकारी बदलाव लाया। यदि परिवार इतनी जल्दी इतने आरामदायक और सुसज्जित घर बना सकते थे,
तो उन्हें सहारा देने वाली सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक प्रणालियां निश्चित रूप से असाधारण रूप से कुशल रही होंगी। यह बात स्पष्ट बनी रही कि आग लगने के बाद कोई वापस क्यों नहीं लौटा। यह जगह लगभग 3 सहस्राब्दियों तक वीरान पड़ी रही। जो निवासी वहां से भाग गए थे, उन्होंने इन घरों को बनाने में महीनों का समय लगाया था। नींव मजबूत बनी रही। उसी स्थान पर नई इमारतें बनाई जा सकती थीं, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अगर इन परिवारों ने इतनी कुशलता से और इतनी तेजी से निर्माण किया, तो ऐसी कौन सी बात थी जिसने उन्हें इतना डरा दिया कि वे कभी वापस नहीं लौटे? वे भाले जिन्होंने कई सवाल खड़े किए। शायद इसका जवाब राख में छिपा था। एक गोल घर के पास पुरातत्वविदों ने भालों का एक ढेर खोजा। प्रत्येक भाले की लंबाई 10 फीट से अधिक थी, जो शिकार के लिए आवश्यक हथियारों से कहीं अधिक थी। ये युद्ध में इस्तेमाल होने वाले भाले थे। इनकी उपस्थिति ने ब्रिटेन के कांस्य युग के गांव की कहानी में एक गहरा अंधकारमय पहलू जोड़ दिया। कांस्य युग के ब्रिटेन में युद्ध आम बात थी। प्रतिद्वंद्वी समूह क्षेत्र, संसाधनों और व्यापार मार्गों पर नियंत्रण के लिए लड़ते थे। बस्ती के चारों ओर बनी नुकीली बाढ़ पहले से ही खतरे का संकेत दे रही थी। पानी के उस पार छिपे किसी भी खतरे को रोकने के लिए 6 फुट ऊंचे खंभों का एक सुरक्षात्मक घेरा बनाया गया था। भाले ने रहस्य को और गहरा कर दिया। क्या वे ग्रामीणों की अपनी सुरक्षा का हिस्सा थे या हमलावरों के हथियार? इसका पता लगाने के लिए कैम्ब्रिज की टीम ने आग के पैटर्न का विश्लेषण करने और आग लगने और फैलने के कारणों का पता लगाने के लिए एक फोरेंसिक अग्नि अन्वेषक को बुलाया। हर जली हुई बीम, हर गिरा हुआ खंभा कहानी का एक हिस्सा बयां कर रहा था। आग की दिशा, तापमान का अंतर, ढहने का तरीका, हर चीज का सूक्ष्म स्तर पर अध्ययन किया गया। अगर आग जानबूझकर लगाई गई होती तो इसके निशान जरूर मिलते। ज्वलनशील पदार्थ, अत्यधिक ताप वाले क्षेत्र, संरचनात्मक तोड़फोड़ के सबूत, लेकिन इनमें से कुछ भी नहीं मिला। आगजनी का कोई सबूत नहीं था। न ही सुरक्षा व्यवस्था टूटी हुई थी, न ही युद्ध के कोई निशान थे। कांस्य युग की खुदाई में अक्सर 500 टुकड़ों की पहेली में से केवल 10 या 20 टुकड़े ही मिलते हैं, जिससे शोधकर्ताओं को पूरी तस्वीर को टुकड़ों में जोड़ना पड़ता है। मुस्तफार्म से उन्हें 250 से 300 टुकड़े मिले, जो अभूतपूर्व मात्रा में जानकारी है। लेकिन फिर भी वे निश्चित रूप से यह निर्धारित नहीं कर पाए कि आग कैसे लगी। लेकिन उन्हें जो मिला वह भी कम भयावह नहीं था। सबूत बताते हैं कि निवासी बेहद जल्दबाजी में भागे थे। कुछ भी पैक नहीं किया गया था। आग से कोई भी कीमती सामान बरामद नहीं हुआ। लकड़ी के चम्मच आधे खाए हुए दलिया के कटोरे में पड़े थे। औजार दीवारों पर यथास्थान लटके हुए थे। मेमने अपने बाड़ों में फंसकर मर गए। वे भाग नहीं पाए। अगर आग धीरे धीरे लगी होती तो कोई न कोई जानवरों को बचा लेता। आपदा की गति से पता चलता है कि आग तेजी से फैली। संभवतः गर्मियों के अंत में सूखी लकड़ी और छप्पर की छतों ने इसमें योगदान दिया। मुस्तफार्म में वास्तव में हिंसा हुई थी या नहीं, यह अभी भी अज्ञात है। घटना स्थल पर युद्ध का कोई मलबा नहीं मिला। किसी भी मानव अवशेष पर चोट के निशान नहीं थे। खुदाई से जबरन प्रवेश या संघर्ष का कोई सबूत नहीं मिला। आग पूरी तरह से आकस्मिक हो सकती थी। खाना पकाते समय हुई कोई दुर्घटना, लैंप का गिरना या चूल्हे से निकली चिंगारी का सूखी घास फूस में आग लग जाना। उस जगह को पूरी तरह से छोड़ दिए जाने का कारण शायद यह हो सकता है कि बचे हुए लोगों ने वापस लौटने के सदमे का सामना करने के बजाय कहीं और अपना जीवन बसाने का विकल्प चुना हो। जब शोधकर्ताओं ने भालों की और बारीकी से जांच की
तो रहस्य और गहरा गया। उनका आकार और कारीगरी अभानी साधारण थी। ये स्थानीय अवशेषों में पाए जाने वाले साधारण शिकार के हथियार नहीं थे, बल्कि मानव संघर्ष के लिए डिजाइन किए गए सुव्यवस्थित और युद्ध के लिए तैयार हथियार थे। एक शांतिपूर्ण कृषि समुदाय के पास इतने सारे हथियार क्यों होंगे? क्या वे युद्ध की तैयारी कर रहे थे या किसी युद्ध से भाग रहे थे? किसी भी मानव अवशेष पर चोट के निशान नहीं मिले। पैरों के निशान या घसीटने के निशान आक्रमण का संकेत नहीं देते। फिर भी अछूते घरों के बगल में इतने सारे युद्धक हथियारों की मौजूदगी से एक बात स्पष्ट हो गई। ये लोग भय में जी रहे थे। शायद आग दुश्मनों ने नहीं लगाई थी, बल्कि तनाव के क्षण में गलती से लग गई थी। नरकटों में एक चिंगारी भड़क उठी। शायद जिस डर ने उन्हें हथियार उठाने पर मजबूर किया, उसी डर ने उन्हें भागने और कभी वापस न लौटने के लिए भी प्रेरित किया। हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन सदियों से जमी पीठ के नीचे चुपचाप पड़े वे भाले आज भी हर पुरातत्वविद के मन में उठने वाले उस सवाल को उठाते हैं। क्या यही वह क्षण था जब कांस्य युग के ब्रिटेन में शांति आखिरकार भंग हो गई? ईरान से कांच, डेनमार्क से एम्बर। जब राख छंट गई तो जो कहानी सामने आई वह अलगाव की नहीं, बल्कि जुड़ाव की कहानी थी। जले हुए गोल घरों में बिखरी विलासिता की वस्तुओं ने एक ऐसी कहानी बयां की जो दलदली भूमि से कहीं आगे तक फैली हुई थी। मलबे में मिली एक माला में ईरान में निर्मित कांच के मनके और उत्तरी यूरोप से आए एम्बर के टुकड़े थे। ये सामग्रियां पूर्वी इंग्लैंड के एक कांस्य युग के घर तक पहुंचने से पहले हजारों मील की यात्रा कर चुकी थीं। उस एक माला ने वह साबित कर दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इतिहास में दर्ज होने से बहुत पहले ही कांस्य युग का ब्रिटेन एक वैश्विक व्यापार नेटवर्क का हिस्सा था। पूरी तरह से संरक्षित बस्ती यह दर्शाती है कि ये संबंध कितने व्यापक थे। ये आदिम परिस्थितियों में संघर्ष कर रहे अलग थलग गांव नहीं थे। वे एक विशाल विनिमय प्रणाली के जुड़े हुए केंद्र थे, जिसने यूरोप और एशिया में वस्तुओं, विचारों और सामग्रियों के आवागमन को सुगम बनाया। धीमी गति से बहने वाली नदी के ऊपर खंभों पर बसा एक परिवार जात दुनिया के दूसरे छोर पर स्थित कार्यशालाओं में निर्मित कांच प्राप्त कर सकता था। ये मन के मात्र सजावट से कहीं अधिक महत्व रखते थे। ये मुद्रा, प्रतिष्ठा के प्रतीक और दूर दराज के स्थानों से संबंधों के प्रमाण थे। मस्ट फार्म में 49 कांच के मोतियों की उपस्थिति से पता चलता है कि ये वस्तुएं अभिजात वर्ग द्वारा संचित दुर्लभ खजाने नहीं थीं। ये इतनी व्यापक रूप से प्रचलन में थीं कि आम परिवार भी यहां बसने के कुछ महीनों के भीतर इन्हें प्राप्त कर सकते थे। प्रत्येक गोलशाला में पाए गए कांसे के औजारों से एक समान कहानी सामने आती है। तांबा और टिन, जो कांसे के घटक हैं, प्राकृतिक रूप से एक साथ नहीं पाए जाते। कांसा बनाने के लिए विभिन्न स्रोतों से धातुओं को प्राप्त करना, उन्हें विशेष कार्यशालाओं तक ले जाना और महत्वपूर्ण कौशल की आवश्यकता वाली धातु कर्म प्रक्रियाओं के माध्यम से उन्हें संयोजित करना आवश्यक था। प्राचीन शहर के प्रत्येक घर में अनेक कांसे के औजारों की मौजूदगी इस बात का संकेत देती है कि ये व्यापार नेटवर्क विश्वसनीय और कुशलतापूर्वक कार्य करते थे। मस्ट फार्म में पाए जाने वाले मिट्टी के बर्तनों की शैली में भी अन्य क्षेत्रों का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। कुछ बर्तनों के आकार और सजावट के पैटर्न सैकड़ों मील दूर ब्रिटेन के विभिन्न हिस्सों और महाद्वीप में पाए जाने वाले बर्तनों से मेल खाते थे। भौतिक वस्तुओं के साथ साथ विचार भी प्रसारित हुए, जिससे कांस्य युग की दुनिया भर में तकनीक और डिजाइन का प्रसार हुआ।
कैम्ब्रिजशायर के एक कुम्हार ने व्यापार के माध्यम से आए बर्तनों पर देखे गए रूपांकनों को शामिल किया होगा, जिससे स्थानीय परंपराओं और विदेशी प्रभावों का मिश्रण हुआ। इसके परिणाम स्वरूप कांस्य युग के समाज के बारे में विद्वानों की सभी धारणाएं उलट गईं। यदि एक बस्ती 1 वर्ष से भी कम समय में बसी हो और ईरान और डेनमार्क से विलासिता की वस्तुएं एकत्रित कर ले, तो ये वस्तुएं केवल कुलीन वर्ग तक ही सीमित नहीं थीं। ये वस्तुएं समाज में आश्चर्यजनक स्वतंत्रता के साथ व्याप्त थीं। कांस्य युग के ब्रिटेन के लिए पुरातत्वविदों द्वारा पहले कल्पना की गई सामाजिक पदानुक्रम यानी शीर्ष वर्ग में धन के केंद्रीकरण वाली कठोर वर्ग संरचनाएं अब मौलिक रूप से संशोधित करने की आवश्यकता होगी। मस्ट फार्म में हुई खोज से यह सिद्ध हुआ कि ईसा पूर्व 9वीं शताब्दी के समुदाय आराम और उन वस्तुओं तक पहुंच के साथ रहते थे जिनकी झलक पहले की खुदाइयों में केवल मिली थी। आग ने केवल एक गांव को ही नहीं, बल्कि एक ऐसे जुड़े हुए संसार की झलक को संरक्षित किया जो सभ्यता शब्द के ब्रिटेन में आने से सदियों पहले का था। लेकिन दूर दराज की वस्तुओं तक उनकी पहुंच के बावजूद इन लोगों को जो बात वास्तव में अलग बनाती थी, वह उनका व्यापार नहीं, बल्कि उनका निर्माण था। क्योंकि आग लगने से बहुत पहले, दलदल पर धुआं उठने से पहले ही इन परिवारों ने एक ऐसी समस्या का समाधान कर लिया था जो सदियों तक इंजीनियरों के लिए एक चुनौती बनी रहेगी। पानी पर स्थायी घर कैसे बनाया जाए? जीवन रक्षा की वास्तुकला। यह कृषि भूमि न तो चट्टान में तराशी गई थी और न ही ठोस जमीन पर टिकी थी। यह तैरता हुआ प्रतीत होता था। प्रत्येक घर नदी के तल में गहराई तक गाढ़े गए खंभों पर टिका हुआ था। निर्माणकर्ताओं को भार वितरण और धाराओं के बदलते नियमों की अच्छी समझ थी। वे जानते थे कि लगातार नमी वाले वातावरण में सड़न से बचने के लिए लकड़ी का चयन कैसे किया जाए। उन्होंने लकड़ी को झुकने या गिरने से बचाने के लिए खंभों के बीच की दूरी का सटीक आकलन किया। यह कोई अंदाजे से किया गया काम नहीं था। इन निर्माताओं के पास पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही परिष्कृत इंजीनियरिंग की जानकारी थी, जिसे विशिष्ट परिस्थितियों के अनुसार ढाला गया था। उनके द्वारा निर्मित गोलाकार घर कांस्य युग की स्थापत्य कला के अद्भुत नमूने थे। उनकी आकृति तनाव को समान रूप से वितरित करती थी, बारिश के पानी को कुशलतापूर्वक बहा देती थी और गर्मी को अंदर बनाए रखती थी। आधुनिक परीक्षणों में भी यह डिजाइन कई वर्गाकार संरचनाओं से बेहतर प्रदर्शन करता है। पुरातत्वविदों ने जिन्हें कभी आदिम झोपड़ियां कहकर खारिज कर दिया था, वे वास्तव में परिष्कृत प्रयोगों का परिणाम थीं। ऐसी संरचनाएं जो आवश्यकता और प्रतिभा दोनों से आकार लेती थीं। मार्क नाइट ने कांस्य युग के इन निर्माताओं द्वारा अपनी इंजीनियरिंग में दिखाए गए आत्मविश्वास पर जोर दिया। उनके पास एक ऐसी योजना थी जो जलमग्न भूभागों में बखूबी कारगर साबित हुई। कांस्य युग के दौरान जलवायु परिवर्तन के साथ साथ ब्रिटेन भर में आर्द्र भूमि का विस्तार हुआ, लेकिन इन समूहों ने अपने उपजाऊ क्षेत्रों को नहीं छोड़ा। वे सचमुच इनसे ऊपर उठ खड़े हुए। उनके द्वारा विकसित किए गए नवोन्मेषी समाधानों ने उन्हें वहां टिके रहने और फलने फूलने में सक्षम बनाया, जिससे उन्होंने एक ऐसी जीवन शैली विकसित की जिसमें खतरे को रक्षा में बदल दिया गया। पूरी तरह से संरक्षित प्राचीन बस्ती में निर्माण संबंधी ऐसे विवरण मिले जो आम पुरातात्विक स्थलों में शायद ही कभी दिखाई देते हैं। मिट्टी और लकड़ी से बनी दीवारों में बुनाई के सटीक पैटर्न दिखाई देते थे। खंभों पर कुल्हाड़ी के निशान थे जो यह दर्शाते थे कि निर्माताओं ने उन्हें विशिष्ट उद्देश्यों के लिए किस प्रकार आकार दिया था। संरचनात्मक तत्वों के बीच के जोड़ परिष्कृत बढ़ईगीरी का प्रमाण थे। मस्ट फार्म का निर्माण करने वाले लोगों के पास मध्ययुगीन बढ़ई के समान तकनीकी कौशल था और उन्होंने इसका उपयोग
प्रभावशाली ढंग से किया। प्रत्येक गोल घर के अंदर परिवारों ने आधुनिक घरों के कमरों के समान अलग अलग गतिविधि क्षेत्र बनाए थे। पूर्वी भाग में स्थित रसोई क्षेत्रों में सुबह की रोशनी आती थी। भंडारण और बुनाई के क्षेत्र दक्षिणी भागों में थे, जहां दिन भर प्राकृतिक प्रकाश भरपूर मात्रा में रहता था। उत्तर पश्चिमी भाग में सोने के कमरे बने हुए थे, जो खाना पकाने की आग और पशुओं के शोर से दूर थे। जगह का व्यवस्थित लेआउट, सोच समझकर की गई योजना और दैनिक दिनचर्या पर ध्यान देने को दर्शाता था। यहां तक कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था भी सुनियोजित थी। एक चौकोर प्रवेश द्वार बनाया गया था ताकि बस्ती के चारों ओर बनी नुकीली बाड़ को बनाए रखते हुए आवागमन को नियंत्रित किया जा सके। निर्माताओं ने सुगम्यता और सुरक्षा के बीच संतुलन बनाते हुए एक ऐसा समाधान तैयार किया जो तात्कालिक निर्माण के बजाय सावधानीपूर्वक किए गए डिजाइन का प्रमाण था। इससे पुरातत्वविदों को जो जानकारी मिली वह आश्चर्यजनक थी। दलदली भूमि में कांस्य युग के निर्माताओं के पास परिष्कृत तकनीकी ज्ञान था और उन्होंने इसका प्रभावी ढंग से उपयोग किया। मस्ट फार्म में बने घर महीनों तक खड़े रहे और आग न लगी होती तो शायद सालों तक टिके रहते। इंजीनियरिंग का स्तर अच्छा था। इस्तेमाल की गई सामग्री भी पर्याप्त थी। यह योजना कारगर साबित हुई। ये परिवार अपने काम को बखूबी जानते थे। उनके द्वारा छोड़ी गई संरचनाएं आज भी एक ऐसी सभ्यता की कहानी कहती हैं जो कांस्य युग में न केवल जीवित रही बल्कि उससे कहीं अधिक संघर्ष करती रही। उन्होंने इस पर महारत हासिल कर ली। उन्होंने अपनी दुनिया पर महारत हासिल कर ली, लेकिन जिस पर वे महारत हासिल नहीं कर सके वह था भाग्य। वह खोपड़ी जिसने मामले को व्यक्तिगत बना दिया। मिट्टी के बर्तनों, औजारों और रोजमर्रा की वस्तुओं के बीच पुरातत्वविदों को कुछ ऐसा मिला जिसने उन्हें स्तब्ध कर दिया। सदियों के उपयोग से चिकनी हो चुकी एक मानव खोपड़ी घरेलू सामानों के बीच पड़ी थी। यह कोई अंतिम संस्कार नहीं था। यह एक स्मृति चिन्ह था जिसे नियमित रूप से छूने वाले लोग अपने पास रखते थे, जो इसे अपने खोए हुए प्रियजन से जुड़ाव के रूप में महत्व देते थे। उस खोज ने सब कुछ बदल दिया। अचानक यह बस्ती केवल इंजीनियरिंग की प्रतिभा या व्यापारिक समृद्धि का प्रमाण नहीं रह गई थी। यह व्यक्तिगत बन गई थी। हर औजार, बर्तन और कपड़े के पीछे असली लोग थे जो प्यार करते थे, शोक मनाते थे और यादें संजोते थे। उन्होंने अपने बिछड़े हुए परिवार के सदस्यों की भौतिक स्मृतियां सहेज कर रखीं। उन्होंने उन स्मृतियों को इतनी बार छुआ कि उनकी हड्डियां घिस गईं। सदियों से चले आ रहे इस दुख को वे ऐसे तरीकों से महसूस करते रहे जिन्हें आज के लोग आसानी से पहचान सकते हैं। बम्बैन से हैं। खुदाई के दौरान मार्क नाइट को ऐसा लगा मानो कांस्य युग के निवासी अभी यहां से गए हों। मिट्टी के बर्तनों पर उंगलियों के निशान साफ दिख रहे थे। 2850 वर्षों का फासला मानो मिट गया था। मस्ट फार्म में रहने वाले लोग कई मायनों में वास्तविक बन गए। खोपड़ी ने उस जुड़ाव की भावना को और मजबूत कर दिया। उस एक वस्तु ने उन्हें दूर के पूर्वजों के रूप में देखना असंभव बना दिया। प्राचीन शहर में हजारों कलाकृतियां मिलीं, जिनसे तकनीकी विवरण और आर्थिक प्रणालियां उजागर हुईं। लेकिन खोपड़ी ने कुछ उतना ही महत्वपूर्ण खुलासा किया। भावनात्मक जीवन। कांस्य युग के परिवारों में मृत्यु के बाद भी भौतिक स्मृति चिन्हों को सहेज कर रखने का गहरा लगाव होता था। वे इन स्मृति चिन्हों को दूर के कब्रिस्तानों में दफनाने के बजाय अपने घरों में ही रखते थे। वे नियमित रूप से उन्हें छूते थे, जिससे बार बार संपर्क में आने से हड्डियां घिसकर चिकनी हो जाती थीं। इस एक वस्तु ने शोधकर्ताओं के मस्ट फार्म समुदाय के बारे में सोचने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया। वे केवल निर्माण तकनीकों का अध्ययन नहीं कर रहे थे, वे ऐसे लोगों का अध्ययन कर रहे थे
जिनके भावनात्मक जीवन आश्चर्यजनक रूप से परिचित प्रतीत होते थे। हजारों वर्षों में प्रौद्योगिकी की बारीकियां बदल गईं। प्रेम, वियोग और स्मृति जैसे मूलभूत मानवीय अनुभव अपरिवर्तित रहे। पूरी तरह से संरक्षित प्राचीन बस्ती ने कांस्य युग की मानवता की झलकियां प्रस्तुत की, जो पिछली खुदाइयों में नहीं मिल पाई थीं। असाधारण संरक्षण और विनाशकारी परित्याग के संयोजन ने घरेलू जीवन का एक कालानुक्रमिक नमूना तैयार कर दिया। शोधकर्ताओं ने देखा कि परिवार किस प्रकार स्थान व्यवस्थित करते थे और सामान रखते थे। वे दैनिक दिनचर्या और मौसमी पैटर्न का पुनर्निर्माण कर सके। खोपड़ी ने उस तस्वीर को और भी गहराई प्रदान की। इससे पता चलता है कि लोग शोक से कैसे निपटते थे और मृतकों से अपना संबंध बनाए रखते थे। स्थल पर मिली अन्य विलासिता की वस्तुओं में ईरान से लाए गए कांच के मोती और डेनमार्क से लाया गया एम्बर शामिल थे। ये वस्तुएं धन और दूर दराज के स्थानों से संबंधों का प्रतीक थीं। ये विशाल व्यापार नेटवर्क में भागीदारी और निर्मित वस्तुओं तक पहुंच को दर्शाती थीं। ये आर्थिक समृद्धि और सामाजिक प्रतिष्ठा को प्रकट करती थीं। खोपड़ी का एक अलग ही महत्व था, एक व्यक्तिगत अर्थ जो भौतिक मूल्य से परे था। ब्रिटेन में पोम्पेई की खुदाई ने कांस्य युग को उन तरीकों से सुलभ बनाने में सफलता हासिल की जो अकादमिक अध्ययन शायद ही कभी कर पाते हैं। तकनीकी खोजों ने उस काल की अर्थव्यवस्था और दैनिक जीवन की समझ में क्रांतिकारी बदलाव ला दिया। मानवीय विवरण, भोजन में व्यवधान, संजोई गई यादगार वस्तुएं, आपदा में समाप्त हुए जीवन, इन निष्कर्षों ने उन्हें भावनात्मक रूप से मार्मिक बना दिया। खोपड़ी ने सहस्राब्दियों के बीच एक सेतु का काम किया जो आधुनिक पर्यवेक्षकों को उन लोगों से जोड़ती है जिन्होंने बिल्कुल अलग जीवन जिए लेकिन मूल रूप से समान भावनाएं महसूस की। इसने सभी को याद दिलाया कि सभी आंकड़ों और विश्लेषणों के पीछे वास्तविक मनुष्य थे जिनका जीवन मायने रखता था। कांस्य युग के ब्रिटेन में जीवन के बारे में आपको सबसे आश्चर्यजनक क्या लगा? क्या आपको लगता है कि ब्रिटेन में कांस्य युग के अन्य गांव दलदली भूमि के नीचे छिपे हुए हैं जो खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं?